नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में भारत का भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहला वीडियो में भी हमने आपको जो है सो पढ़ाए थे, वो बोर्ड पे आकर के खड़े होकर के उसके बाद हमने आपको समझाए थे। परंतु इसमें जो है सो टोटली हम आपके लिए पीडीएफ बना करके लेकर के आए हुए हैं और इसमें जो है सो आपको एक मैप के द्वारा मानचित्र के सहारे जो है भारत के भूगोल के बारे में अधिक से अधिक जानकारियों को शेयर करने की कोशिश से कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको भी जो है सो बहुत ही आकर्षक तरीके से समझ में भी आएगा और हम भी आपको आकर्षक तरीके से समझा पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को प्रारंभ किया जा रहा है, लेक्चर 1 से ये होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और ट्रिक के साथ जो है सो आपको इसमें सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा, ट्रिक के साथ से, ठीक है। इसमें जो है सो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने बताए थे कि भारत के भूगोल में आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि भारत की मैप के साथ साथ उत्तर बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है, पूर्व बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है ना, कितने डिग्री अक्षांश से ये रेखा जो है सो गुजरती है, भारत की लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में भी देखेंगे, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद इसमें ये भी देखेंगे कि कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो जल के साथ जो है सो सीमा बनाती है ना। तो इन तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के हम इन सारे टॉपिकों पे बातें करने वाले हैं जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि भारत का क्षेत्रफल एवं सामान्य जानकारी। जो भारत के जो क्षेत्रफल है वो कितना है और इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सीखने की जो है सो आपको मौका मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की जलीय और स्थलीय सीमा रेखा के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं कि भारत के साथ जलीय सीमा कितने जो है सो लंबाई कितने किलोमीटर का बनता है, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर का बनता है, तमाम प्रकार के देखने वाले हैं। नंबर 3 में आपको इसी में देखना है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री से गुजरती है, उसके बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा जो गुजरती है, जो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य है उसके बारे में समझेंगे, कौन कौन से राज्य हैं, सबसे कम सीमा जो है सो सबसे कम दूरी किस राज्य में जो है सो कर्क रेखा गुजरती है, इस बारे में भी हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो सबसे उत्तर बिंदु होती है, सबसे ऊपर में अगर देखते हैं तो यहाँ शीर्ष पर, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा। दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिण वाला बिंदु का नाम क्या होगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आने वाला। अगर बीच में छोड़ के चले जाइएगा तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो जाए और आप वो चीज़ ना सीख पाए। इसलिए हम आपको पीडीएफ आकर्षक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसको लीजिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत के जो सीमावर्ती देश है या फिर आप उसको पड़ोसी देश कह लीजिए, तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन एंड अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से जो है जो भी क्वेश्चन बनेगा, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाती है, सभी के बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक इसमें हमारा रहेगा कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि भारत के वह कौन सी राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ ये सीमा बनाती है, उसके बारे में। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे प्रीवियस ईयर जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जो खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है। आप देखिए, अब जो है सो बिहार दरोगा का जो है सो वैकेंसी निकलने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे ढंग से कर लीजिए कि जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाला है ना, उसमें आप जो है सो अच्छे ढंग से स्कोरिंग कर सके, है ना। तो अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा तो हो सकता है तो आप भी जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से भी आप तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी से प्रारंभ करते हुए आगे की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देखिए,
भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, यहाँ से क्लास प्रारंभ हो रही है। इससे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया था और यहाँ से आप जो है सो कंसियस होकर के क्लास को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी फैक्ट आपको समझाया जाता है उसको याद रखने की भी कोशिश कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले नंबर 1 स्थान पर जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो आता है वो रूस आता है, जो एशिया में पड़ता तो है लेकिन ये एशिया में नहीं माना जाता है, ये यूरोप का देश माना जाता है। जबकि रूस का बहुत बड़ा भाग जो है सो आप देखेंगे तो यह एशिया में पड़ जाता है, लेकिन इसकी राजधानी जो है सो रूस की यूरोप में पड़ने के कारण इस पूरे भूखंड को, इस पूरे जो है सो देश को ही यूरोप का ही देश माना जाता है। जबकि इसका बहुत बड़ा भाग देखेंगे तो एशिया में पड़ता है, उसके बावजूद भी यह यूरोप का हिस्सा होता है। तो सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बताना है कि ये रूस होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो अपना भारत, प्यारा सा देश भारत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रिक के माध्यम से आप 7 जो बड़ा देश है उसके नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। इसको ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रखना है कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। चीन जो वृद्धि कर रही है, दिन प्रतिदिन डेवलप जो कर रही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसको रोकने के लिए हम आदेश देंगे और कहेंगे अब भारत को मौका दो आगे बढ़ने के लिए, इसलिए रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो इससे आपको ध्यान में रख लेना है। इससे आप क्या ध्यान में रखेंगे कि क्या इसका बनेगा, तो रुक यानी कि रू से रूस ध्यान में रखेंगे और यही जो है सो पहले नंबर पर आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। उसके बाद क से ध्यान में रखना है कनाडा। चीन तो ऑलरेडी चीन इसका पूरा नाम है ही, तो चीन, रुक, चीन, तो यहाँ से ध्यान में रखना है कि रूस, कनाडा और चीन। उसके बाद अब अ से ध्यान में रखना है अमेरिका, ब से ध्यान में रखना है ब्राज़ील और आ से ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑलरेडी पूरा का पूरा भारत अपना देश है ही, प्यारा सा भारत देश। तो इस प्रकार से जो है सो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि रुक, चीन, अब, आ, भारत। तो 7 बड़ा देश आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से ध्यान में रखिएगा कि रूस, कनाडा, चीन, यहाँ से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 7 जो है सो बड़े देश हैं, जिसमें नंबर 7 नंबर पर हमारा भारत देश का स्थान आता है। और यह जो है सो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा जो है वो भारत में पड़ता है, 2.4% पूरे विश्व का। चलिए आगे समझिए। उसके बाद इसमें और क्या दिया हुआ है, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आप कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है 7वां स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टि से कहेगा तो ध्यान में रखना है कि यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे ध्यान में रखना है कि चीन। चीन में आबादी जो है सो सर्वाधिक है, इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो चीन में है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो अपना भारत है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो अमेरिका है। अमेरिका में भी आबादी जो है सो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो 3rd नंबर पर आता है। तो पहला नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर अमेरिका। इस बात को ध्यान में रखना है, आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अब इसके बाद कुछ और इसमें फैक्ट को ध्यान से सीखना है, आपको समझना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में जब विस्तार देखेंगे अपने भारत को, उत्तर से दक्षिण मतलब डायरेक्शन जो होती है ना, इस प्रकार से होता है। ऊपर चला गया तो नॉर्थ हम लोग कहते हैं, नीचे आ गया तो साउथ होता है, दाएं तरफ आ गया तो ईस्ट होता है और बाएं तरफ आ गया तो वेस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से आप जो यहाँ पर एक रेखा देख पा रहे हैं, इस रेखा के मदद से आपको ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं ये लंबाई इसका पूरा का पूरा आ रही है। तो इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है, तो 3214 किलोमीटर, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3214 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा है कि पूरब से पश्चिम की ओर इसकी विस्तार कितना है भारत का, तो ध्यान में रखना है कि 2933 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं 2933 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 2933, और ऊपर से लेकर के दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है, यानी कि आप जो ध्यान में रखते होंगे पहले की कहावतें हुआ करता था, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी जो है सो जम्मू कश्मीर ऊपर नहीं रहा, बल्कि ऊपर में अब लद्दाख हो गया है। तो लद्दाख का सबसे उत्तर का जो बिंदु है
वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, और नीचे जो है सो कन्याकुमारी। तो इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो कुल लंबाई होगा इसका वो कितना होगा, तो 3214। और यहाँ से देखिएगा गुजरात का एक सर्किक जगह है, इस जगह से लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबिथु है या बलांगू कहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई कितना है, तो 32 जो हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपने समझ लिया। अब इसके बाद आगे देखिएगा, तो आगे कहते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग जो है सो 2.42% है, जो हमने ऑलरेडी समझाया कि 2.4% के अप्रॉक्स में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में हिस्सा है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा दिखाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण विश्व में भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% पड़ता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। इसमें समझिए, इसमें जो है सो दूसरा टॉपिक हमारे सामने आ चुकी है, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, यानी कि जलीय सीमा जल को टच करने वाली सीमा और स्थल को टच करने वाली सीमा की जो कुल लंबाई होगी उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले लाइन में है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी कि इस जगह से लेकर के आप जो यहाँ पर ब्लू कलर में हल्का हल्का सा कलर जो ऐसा करके देख पा रहे हैं इस चीज़ को, इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। स्थल मतलब भूमि के सहारे, जो मिट्टी के सहारे जो सीमा बन रही है उसकी जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद आगे देखिएगा, इसमें भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय भाग है, भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि भूमि के मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है इस बात को ध्यान में रखना है। मुख्य भूमि कहता है ना, तो जलीय सीमा तो यहाँ से जो है सो गुजरात से ही प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से प्रारंभ होते हुए यह जो है सो इस प्रकार से प्रारंभ होते हुए यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक ये चला जाता है। तो ये भारत की मुख्य भूमि कहलाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्र जो है सो इधर से लक्षद्वीप, ये जो है सो आपका लक्षद्वीप भी पड़ता है, और इधर से अंडमान निकोबार की जो आप देख पा रहे हैं हिस्सा, ये भी इसमें पड़ जाता है अंडमान निकोबार का। तो यह जो है सो भारत के मुख्य भूमि के साथ सटा हुआ नहीं है, इसलिए इसको साइड करके, हालांकि ये भी भारत का ही हिस्सा है, इसको भी हम ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्या कहता है, मुख्य भूमि के जलीय भाग की लंबाई कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात वाला क्षेत्र से लेकर के और ये पश्चिम बंगाल तक के जो कुल हिस्सा है, इस तटीय जो भाग है, तटीय मैदान जो है, इसके बारे में जो है सो आपकी कुल लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बताना है कि 6100 किलोमीटर है। जबकि भारत की कुल जलीय सीमा कहेगा, भारत की कुल, इसमें क्या कह रहा है कि कुल जलीय सीमा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुल शब्द जोड़ा गया है। तो कुल का मतलब ये हुआ कि ये जो द्वीप है इसकी भी जलीय सीमा होगा, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप है इसकी भी जलीय सीमा होगा। तो इसको भी जो है सो मिलाते हुए आपको जैसे इसमें ऐड करके बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई है। मतलब द्वीपीय क्षेत्र की जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इजली ढंग से क्या करेंगे कि इस 7516 में से 7516.6 में से आप 6100 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपके पास जो है सो रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये तो 6 ही रहेगा, 0.6 का 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 का 1 हो जाएगा, 75 यानी कि 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1416.6 जो है किलोमीटर वो द्वीपीय सीमा की लंबाई होगा। आप इसको देख सकते हैं अच्छे ढंग से, इजली ढंग से, क्योंकि हमें यहाँ पे, चलिए इरेज कर लेते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है कि मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तीनों को मिला करके जो है सो जलीय सीमा की कुल लंबाई यहाँ पे मापा गया है, और 7516.6 किलोमीटर है। आगे देखिएगा, तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन है, यानी कि जलीय सीमा वाला सबसे बड़ी राज्य कौन सा है ये पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात है, क्योंकि गुजरात का यहाँ पर जो आकृति आप देखेंगे, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। तो गुजरात की जो आप यहाँ पर आकृति देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के गिचपिट करके बना हुआ है, जिसके कारण इसकी जलीय सीमा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा जो है सो इसी गुजरात में ही देखने को मिलता है। तो गुजरात आपको ध्यान में रखना है।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी देश बनाती है? तो बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, क्योंकि इधर से जो है सो पाकिस्तान है, इधर से जो है सो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, है ना, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इन सारे देशों में सबसे लंबा जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन बनाते हैं? तो ध्यान में आपको रखना है कि बांग्लादेश बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? बांग्लादेश बनाते हैं। बांग्लादेश इसका भी जो आकृति है ना, यहाँ पर सीमा रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से जो है सो टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके कारण जो है सो इसकी सीमा रेखा को जो ओपनली इसको एक सीधे रेखा में जब खींचा जाएगा तो आप देखेंगे बाकी सारे देशों के अलावे जो है सो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई किसका है? तो बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भारत के कितने राज्य ऐसा है जो कि मतलब भारत का राज्य नहीं, भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो पड़ोसी देश माने जाते हैं और भारत के साथ सीमा बनाती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जलीय सीमा है। 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी जलीय सीमा है। तो 9 राज्य तो ऐसा है जो कि जल के साथ सीमा बनाती है। हालांकि इधर से हम ये भी देखेंगे, पड़ोसी देश के बारे में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये क्या कह रहा है? तो जलीय सीमा की चर्चा कर रहा है। तो यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि यह जो कुल लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, वो जलीय क्षेत्र का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल लंबाई है ये, और इसमें कितने ऐसे राज्य हैं जो टच कर रही है जलों के साथ, इसको बारे में बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें 9 राज्य है और 4 गो है जो है सो केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे 9 वो राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ छोटा सा गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि 9 ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ सीमा बनाती है, जल के साथ ये सटा हुआ है, जिसके कारण हम इसको जलीय सीमा वाला राज्य कहते हैं भारत का। और उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट के सहारे कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य इधर से पड़ जाते हैं। और पूर्वी घाट के सहारे कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य इधर से पड़ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे दिया जाएगा कि पूर्वी घाट के सहारे कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 राज्य बनाते हैं और पश्चिमी घाट के साथ कितने जो है सो राज्य सीमा बनाते हैं जलों के साथ? तो आपको बताना है कि 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य? यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जबकि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो बताए थे कि 4 गो है, उसके बारे में बताना है। तो अंडमान निकोबार, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार। उसके बाद लक्षद्वीप, जो कि आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या है तो लक्षद्वीप है इस तरह। और उसके बाद पुदुचेरी यहाँ पर भी है, यानी कि ये तमिलनाडु में भी पड़ता है, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और केरल में भी पड़ता है। केरल के कराईकल क्षेत्र में पड़ता है, केरल के माहे है, तमिलनाडु के कराईकल है। तो ये जो है सो क्षेत्र जो है सो, और उसका यमन है, आंध्र प्रदेश के यमन का क्षेत्र। 3 जगह पुदुचेरी का क्षेत्र देखने को आपको मिल जाता है। दमन द्वीप जो है सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गुजरात के सेक्टर में, इस जगह पे ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आ चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ना है। भारत की जो स्थिति, लोकेशन और इसकी विस्तार जो है उसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यह पूरे पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है। ये आप इसको पृथ्वी मान लीजिए या ग्लोब मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो 2 रेखाओं की आपको जो है सो अक्सर यूज देखने को मिल जाता है। एक रेखा को हम लोग लैटिट्यूड रेखा कहते हैं जो सोई हुई रहती है, और दूसरे को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है इस प्रकार से। तो अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो आप शब्द सुन रहे हैं, इसको हम लोग किससे कहते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसका डेफिनेशन पहले जान लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर वर्क करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा अब क्या होता है कि आप जैसे कि इस पूरे ग्लोब को देखेंगे ना, तो इसमें जो है सो एक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का ही नाम क्या दिया जाता है? तो भूमध्य रेखा। इस रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी कि इसके समानांतर में ये रेखा हो जाए या ये रेखा हो जाए या और भी इसके ऊपर नीचे हो जाए, ये सभी जो है इसके समानांतर रेखाएं खींची जाती है। तो समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है, इसी को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। तो यानी ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसी रेखा को ही हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहेंगे? लैटिट्यूड लाइन कहेंगे उसी चीज़ को। भूमध्य रेखा के सहारे, ये भूमध्य रेखा और इसके सहारे जितनी भी रेखाएं खींची जाए ये सारी के सारी क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है किसी को लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं कहेंगे।
उसके बाद उत्तरी ध्रुव, ऊपर का जो पोल है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे का जो पोल है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, इसी रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो देशांतर रेखाएं कहेंगे। ये जितनी भी लाइन आप देख पा रहे हैं, ये टोटल का टोटल लाइन क्या कहलाएगा, तो ये आपका देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और इसमें क्वेश्चन प्यारा सा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, उत्तर पूर्व, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। अब अगला टॉपिक हमारे सामने आ चुकी है लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आप समझ गए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो इसको समझिए, वही टॉपिक है, इसको बारे में भी समझना है। वो तो अपने लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड समझे हैं, अब यहाँ से समझना है कि भारत का मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कहेगा तो आप 8 लिख करके अगर इस पॉइंट बना देते हैं तो डिग्री हो जाती है, और 4 लिख करके आप एक लाइन खींच दिए हैं तो ये मिनट का संकेत होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी कि यह आप जो लाइन देख पा रहे हैं, यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है इसकी कुल लंबाई यहाँ से भारत का पड़ता है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है सो फैला हुआ। मतलब यह जो लाइन है गुजरात के ये जो लाइन है आपका सर्किल कह लीजिए इसको, तो या फिर गोरमोता भी, हम लोग इसको गोरमोता भी कह लेते हैं इसको। तो इस जगह से लेकर के भारत के जो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु वाला जगह जो है, बलांगू वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक की जो आप देखेंगे इसको जो है सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है सो ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर तक ये जो है सो फैला हुआ है। इससे पहले हम एक चीज़ और इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नॉर्थ साउथ और जो है सो पूर्वी और पश्चिमी क्या होता है, इसके बारे में समझिए। गोलार्ध की भी चर्चा किया गया है तो इसके बारे में भी समझिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक हमने फिर से बना लिए सर्कल, सर्कल मतलब यहाँ पे अर्थ बना लिए। तो अर्थ को बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो साइड होती है वो नॉर्थ होती है, और ये गोला का आधा भाग होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या देते हैं, तो नॉर्थ जो है इसको हम देते हैं उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले जो भाग है दक्षिण की दिशा में पड़ता है, जिसके कारण हम इसको दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा भाग जिसके कारण इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध। लेकिन यही जब देशांतर रेखा के द्वारा जब ऐसे करके कटता है तो इसके दाएं तरफ जो साइड होता है वो ईस्ट होता है, बाएं तरफ जो होता है वो वेस्ट होता है। तो ईस्ट में पड़ने के कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इधर जो पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो भारत जो है सो कंप्लीटली रूप से पूर्वी गोलार्ध एवं कंप्लीटली रूप से उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी एवं पूर्वी के बीच में है, इसलिए भारत का जो स्थिति हमने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है। ध्यान में इस चीज़ को रखना है। अब आगे समझिए, इसी में आगे क्या कहता है, तो इस तो आपको तो इसने जो है सो आप तो इसमें देख लिए है कि 97 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच मध्य रेखा जो है, जीएमटी लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में समझिए। देखिए जीएमटी लाइन जो है एक देशांतर रेखा होता है। अगर मान लेते हैं ये पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपर का जो नॉर्थ पोल है और नीचे का जो साउथ पोल है, इस दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा को ही हमने क्या नाम दिए थे, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड नाम दिए थे। अब इस लॉन्गिट्यूड जो लाइन है वो कहाँ से, तो आप कह सकते हैं इसको ब्रिटेन के एक जगह है जो नाम दिया जाता है उसका ग्रीनविच। तो इस ग्रीनविच वाले क्षेत्र से जो है सो ये रेखा गुजरती है, जिसके कारण इस रेखा का नाम दिया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसकी खासियत क्या है जो हमने इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में आपको समझना है। जैसे यह पूरे विश्व में जो है सो समय का निर्धारण जो है इसी जीएमटी लाइन से यानी कि देशांतर रेखा से ही तय होती है। जबकि भारत में देखेंगे तो मानक समय रेखा है, जिसके आधार पर जो है सो भारत में समय रेखा का निर्धारण होती है। तो जीएमटी के बारे में फिलहाल समझिए, जीएमटी क्या होता है। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, इसी के आधार पर। जबकि आप देखते हैं कि 1 डिग्री अगर देशांतर रेखा खींची जाती है, 1 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसमें जो समय होता है वो 4 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। उसके बाद 15 डिग्री देशांतर जब कहेगा तो आपको ध्यान में रखना कि 15 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता है तो 15 चौके 60 मतलब 1 घंटा।
तो अगर 1 डिग्री आप देशांतर भाग जाते हैं तो समझ लीजिए 4 मिनट का अंतर हुआ। अगर 15 डिग्री आप जो है सो आगे की ओर बढ़ चुके हैं तो समझ लीजिए 1 घंटा का समय जो है सो आपके यहाँ आगे हो जाएगा। तो यह जो लाइन आप देख पा रहे हैं कि यही लाइन जो है सो आपको ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में जाना जाता है। और इस रेखा के इधर आप जितना आगे की ओर बढ़ेंगे उतना ही आपका जो सूर्योदय होगा या फिर घड़ी का जो समय होगा वो आगे की ओर होगा। और इसके जो आप वेस्ट की साइड चलेंगे तो इधर ध्यान में रखना है कि आप उतना ही पीछे समय रेखा आपका जो है सो बैक चलता रहेगा, क्योंकि सूर्योदय जो होती है वो पूरब साइड से ही होती है। और जिसके कारण ग्रीनविच समय रेखा से हमारा भारत के जो समय जो है वो 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे की ओर बढ़ती है। 5 घंटा 30 मिनट जो है वो क्या है तो आगे है, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा समय आगे है। क्योंकि आप इसमें देखिएगा तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है कि हमारे भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री आगे की ओर है, 82.5 डिग्री। अब डिग्री में है तो आप इसको क्या करेंगे कि मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए भी हमने जस्ट बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, तो 82 डिग्री में कितना होगा तो आप इसको 4 से गुना कर देंगे। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा है क्योंकि इसमें पॉइंट में 82.5 डिग्री है, फिर भी हम एक लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकाल के समझाते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के कितना हुआ तो 328। 328 को हम क्या मान लेते हैं 330 मान लेते हैं। अब 330 मिनट हो गया है, 330 मिनट हो गया, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से हमें इसमें क्या करना होगा तो भाग देना होगा। भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 5 30 कट जाएगा, शेष बचेगा 3। दशमलव देते हुए इस पर 3 पर एक और 0 देंगे, 6 5 30 कट जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो ये लगभग आप देख पा रहे हैं कि घंटा मतलब 5 घंटा। अब 50 मिनट इसको नहीं कहिएगा, इसमें जो है सो आपको कितना ध्यान में रखना है तो ये 30 मिनट के अप्रॉक्स में आता है। तो इसलिए हमने आपको बताया है कि भारत की जो समय रेखा है वो ग्रीनविच यानी कि जीएमटी लाइन से जो है सो 82.5 डिग्री आगे होने के कारण 5.5 घंटा, घंटा में कहेगा तो 5.5 घंटा हमारा भारत के जो समय है वो जीएमटी से आगे की ओर बढ़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। इसको देखिएगा तो भारत की मानक समय रेखा के बारे में समझिए, यानी कि 82.5 डिग्री जो हम बता रहे हैं वही मानक समय रेखा है, इसके बारे में समझिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्वी देशांतर है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जो भी लाइन खींची जाती है वो देशांतर के रूप में है। और ये भारत जो है सो गोलार्ध के रूप में पूर्वी गोलार्ध में, जिसके कारण हम इस लाइन को पूर्वी देशांतर कहते हैं, या मानक जो है सो भारतीय मानक समय रेखा के रूप में भी इस रेखा को नाम दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाले 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। ये भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। हालांकि यह जो समय रेखा जो है क्या कह रहा है ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सो इलाहाबाद के नैनी के समीप, जबकि ये इलाहाबाद के समीप जो है सो नैनी नहीं, या फिर आप इसको मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, नैनी या फिर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहीं कहीं पे बहुत सारा ऐसा किताब है जहाँ पे मिर्ज़ापुर आपको जो है सो पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए मिर्ज़ापुर या नैनी आपको ध्यान में रखना है। और 82.5 डिग्री है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। भारत की मानक समय रेखा जीएमटी यानी कि 5.5 घंटा 30 मिनट आ गया, जो कि हमने आपको मैथमेटिकल टर्म में ही इसको समझा दिए हैं। आगे देखिएगा कि यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से है तो ये ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिस राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है इसका, छत्तीसगढ़ में आ जाता है, उड़ीसा में आ जाता है और आंध्र प्रदेश में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य आ चुका है, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जाती है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिससे होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को ध्यान में रखना है। भारत की कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इस चीज़ को आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और यह वीडियो जो है सो कुछ लंबा हो गया है,
इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाए और दूसरे पार्ट में जो बचे हुए हैं, जितना टॉपिक हमने 9 टॉपिक गिनाए हैं, उसमें से जो भी टॉपिक बचा हुआ उसको हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे और इसी इंटरेस्टिंग अंदाज में जो है सो आपको हर एक चीज़ों को सिखाएंगे, समझाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएंगे और इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमसे बोलिएगा, हम आपको लिए जो है सो और भी वीडियो बना करके लाते रहेंगे। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखने के लिए एक तरह से बेचैन रहेंगे और जो है इंतज़ार करेंगे। अच्छे कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हर एक प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बेनिफिट साबित होगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।